नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतीश एक्सप्लेन्स में। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपनी इकोनॉमी की सीरीज़। इकोनॉमी की जो ये सीरीज़ होगी ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे इकोनॉमी के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और इसी के साथ हम बात करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज की क्लास के लिए इसी टॉपिक को क्यों चुना है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, करंट न्यूज़ में बजट काफ़ी सुर्खियों में रहा है। बजट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया है। तो आज की इस पहली क्लास में हम बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस, आपके लिए यूज़फुल क्लासेस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। हमारे संविधान में लिखा गया है बजट का मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट है जिसमें एक साल में एनुअल कितने पैसे आए जो रिसिप्ट्स हुई और कितने पैसे खर्च हुए जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी पूरी तरह से स्टेटमेंट दी जाती है। पूरे सरकार के खाते में कौन से पैसे आए और कौन से पैसे खर्च हुए इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा गया है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, और आर्टिकल 202 में लिखा गया है फॉर स्टेट गवर्नमेंट बजट। तो बजट एक तरह से पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि सरकार के खाते में एक साल में कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ पर वो खर्च किए गए। तो आज की हमारी क्लास में हम कुछ बेसिक बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट्स की, रिसिप्ट्स क्या होंगी। फिर बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की, एक्सपेंडिचर क्या होंगे। फिर हम बात करेंगे अपने डेफिसिट की, कि हमारे पास एक्सपेंडिचर्स कितने ज़्यादा रहे, रिसिप्ट से ज़्यादा रहे या ना रहे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट की, किस किस तरह के जो बजट हैं वो पेश किए जाते हैं या बजट की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। आर्टिकल 112 या आर्टिकल 202 के अंडर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो है रेलवे बजट, ये सेपरेट करने के लिए एक कमेटी थी, एक्वर्थ कमेटी, जिसने 1921 में क्या किया था, रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया था। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। और इसको किसने रेकमेंड किया था, एक्वर्थ कमेटी ने रेकमेंड किया था 1921 में। तो रेलवे अपने एक्सपेंडिचर और इनकम का हिसाब अलग से रखता था हमारे देश के जनरल बजट के अलावा। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि बजट में आखिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज कैसे कैसे होती है।
तो अगर बजट की बात करें हमारे प्रेजेंट बजट की, तो अब हमारा जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2022-23। इससे जो प्रीवियस ईयर था वो था 2021-22, और इसका जो अपकमिंग ईयर है, आने वाला साल है, वो है 2023-24। तो ये जो बजट दिया जा रहा है, ये बजट दिया जा रहा है 2023-24 के लिए। तो ये क्या होंगे? एस्टीमेट्स होंगे, बजट एस्टीमेट्स फॉर द ईयर 2023 एंड 24। 2022-23 के एस्टीमेट इससे पिछले साल में दिए गए थे। अब उन एस्टीमेट्स में अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो होंगे अपने रिवाइज्ड एस्टीमेट्स। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स दिए जाते हैं फॉर द ईयर, जो जिस साल के अंत में ये बजट जो है वो शो किया जा रहा है। और 2021-22 जो प्रीवियस ईयर था उसके एक्चुअल फिगर्स जो हैं वो अब तक कलेक्ट हो चुके हैं, और उन सभी फिगर्स को, उन सभी एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स की डिटेल को शेयर किया जाता है इस बजट के दौरान। तो ये जो हमारा बजट है इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर होते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ द करंट ईयर होते हैं, और एस्टीमेट बजट होता है या बजट एस्टीमेट्स होते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर। तो इस तरह से ये हमारा पूरा बजट जो है वो 3 तरह के आंकड़े हमारे सामने पेश करता है। तो अगर अब हम बात करें कि बजट में जो पैसा है वो पैसा अलग अलग कौन कौन से हेड्स में, कौन कौन से फंड्स में रखा जाता है, तो फंड्स की डिटेल के बारे में अब हम जानते हैं। फंड्स में 3 तरह के फंड्स हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। वो 3 तरह के फंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसको हम CFOI के साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद है अपने पास पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और तीसरे नंबर पर है हमारे पास कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो 3 तरह के फंड हैं हमारे पास, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 सेक्शन 1 के अंडर बना हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया 266 सेक्शन 2, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 के अंडर बना हुआ है। अब इन फंड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ हम इनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जो आर्टिकल 266 सेक्शन 1 के अंडर बना हुआ है। तो इसमें हम क्या रखते हैं? इसमें सभी रेवेन्यूज होंगे। कोई भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, किसी भी जगह से कोई पैसा आता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। ये पैसा जो है इसमें सभी लोन्स भी इंक्लूडेड होंगे। ऑल लोन्स आर इवन इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो लोन्स हैं ये कहाँ से आएंगे? ये लोन्स टी बिल्स के ज़रिए, ट्रेजरी बिल्स के ज़रिए रेज़ किए जा सकते हैं। ये लोन्स जो हैं वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस, मैं इनके बारे में आगे बात करूंगा। टी बिल्स के बारे में भी आपको समझाऊंगा और वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में भी आपको समझाऊंगा। या गवर्नमेंट के कोई भी लोन वापस आए हैं, किसी को लोन दिया था, उस लोन की रीपेमेंट हुई है, तो वो सभी जो फंड्स हैं, वो सभी जो पैसा है वो किस में आकर जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। इसके बाद अगर बात करें तो स्टेट या गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करती है वो भी इसी में से ही करती है ज़्यादातर। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप का फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 266 सेक्शन 2 के अंडर बना हुआ है।
इस फंड में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उनके बारे में बात करें तो जो भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं है, उसके अलावा जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है उसके अलावा बाकी सारी मनी जो है हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है। तो ऑल रेवेन्यू एक्सेप्ट दैट रिसीव्ड इन CFOI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जा रहा है उसके अलावा जो भी पैसा है वो सारा किस में इंक्लूडेड होगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होगा। इसमें अदर लायबिलिटीज़ नाम के जो पैसे हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अदर लायबिलिटीज़ में क्या हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का पैसा है, स्मॉल सेविंग स्कीम का पैसा है, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती हैं, तो इन सभी को अदर लायबिलिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इसकी कस्टोडियन होती है, गवर्नमेंट इसकी केयर टेकर होती है और वो इस पैसे को खर्च नहीं कर सकती। अगर वो खर्च करती है तो वो क्या होता है, उसकी अदर लायबिलिटी में इंक्लूड होता है। तो ये हमारे पास हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की डिटेल। इसके अलावा है हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 267 के अंडर बना है। इस फंड में क्या कुछ इंक्लूडेड है, इस फंड में वो अमाउंट है जो राष्ट्रपति, ऑनरेबल राष्ट्रपति हमारे देश के जो हैं वो खर्च कर सकते हैं अपनी विल से। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन डिस्पोज दिस मनी, इस मनी को खर्च कर सकते हैं और अपनी विल पर खर्च कर सकते हैं। विल का मतलब ये नहीं है कि वो जहां मर्जी खर्च करें, उनको इसके लिए जवाब नहीं देना होगा। हालांकि उनको खर्च करने के बाद इसको पास कराना ज़रूरी होता है पार्लियामेंट से, तो इसको पहले खर्च किया जा सकता है और बाद में पार्लियामेंट से पास करवाना इसको ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो हम जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब भी हमारी फंड्स की बात होगी, कोई भी रिसिप्ट होंगी या कोई भी एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो इसी के साथ ये फंड्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो हमारा पार्ट है रिसिप्ट्स वाला। तो चलिए अब बात करते हैं बजट में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, मतलब रिसिप्ट्स की। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिसिप्ट और रेवेन्यू, रिसिप्ट और रेवेन्यू इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है। तो रिसिप्ट का मतलब है ये एक ब्रॉडर टर्म है, रेवेन्यू इसके अंडर एक छोटी टर्म है। रिसिप्ट ब्रॉडर टर्म और रेवेन्यू इसके अंडर एक छोटी टर्म है। रेवेन्यू कोई भी वो पैसा है जिसे हमें मिलता है और इसको रिसीवर से जोड़ के देखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी जो है वो किस में इंक्लूड होगी, आपकी रेवेन्यू में इंक्लूड होगी। ये आपकी रिसिप्ट का एक छोटा सा पार्ट है। मगर रिसिप्ट्स में क्या कुछ इंक्लूड हो सकता है, अगर आपने कोई लोन लिया है जिसको आपको रीपे करना है तो वो किस में इंक्लूड होगा, आपकी रिसिप्ट में इंक्लूड होगा, वो आपके रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा। तो रेवेन्यू और रिसिप्ट में क्या फ़र्क है, रेवेन्यू वो चीज़ है जिसको आपने रीपे नहीं करना है, उस पर रिसीवर का पूरी तरह से अधिकार है। जबकि रिसिप्ट वो चीज़ है जिसको हो सकता है कि आपने रीपे करना हो या आपने रीपे ना करना हो। अगर रीपे करना है तो वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, अगर रीपे करना है नहीं करना है तो वो रेवेन्यू का पार्ट होगा।
तो आर्टिकल 112 हो या आर्टिकल 202 हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड या स्टेट गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड, दोनों ही केसेस में एक्सपेंडिचर, जो अपना तीसरा टॉपिक होने वाला है इस क्लास का, एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसी तरह से रिसिप्ट को भी दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एक होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे डिटेल में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक तरह से वन वे ट्रांजैक्शन को डिनोट करती हैं। तो ये वन वे ट्रांजैक्शन क्या है कि आपके पास कोई पैसा रेवेन्यू की फॉर्म में आया, आपने उसमें से कुछ भी चीज़ वापस रीपे नहीं करनी है। ये एक वन वे ट्रांजैक्शन है। ये वन वे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के लिए कहाँ कहाँ से हो सकती है? तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास मेनली तीन सोर्सेज हैं। तो वो तीन सोर्सेज क्या क्या हैं? सबसे पहले है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यू है। दूसरा है उसके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू और तीसरा है उसके पास अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो क्योंकि ये एक रिसिप्ट है, रिसिप्ट की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले डिटेल में जानेंगे टैक्स रेवेन्यू के बारे में। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? ये वो ड्यूटीज़ हैं या वो वाले फीस हैं जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर अप्लाई करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर अप्लाई करती है। इनमें क्या कुछ इंक्लूडेड है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो इनमें इंक्लूडेड है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ क्या हैं? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो उस प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है वो किस में इंक्लूडेड होगा? टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूडेड होगा। सेकंड जो टैक्स इसमें आता है वो होता है कस्टम्स टैक्स। तो कस्टम्स टैक्स क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैक्स। अगर किसी चीज़ का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो भी टैक्स जो आता है टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है। थर्ड है हमारे पास कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या है? ये वो वाला टैक्स है जो फर्म्स को, बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स को लगाया जाता है। इनकम टैक्स, तो फर्म्स जो इनकम टैक्स पे करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए उसको सेपरेट हेड के अंडर रखा जाता है और उसे कहा जाता है कॉरपोरेट टैक्स। इसके बाद आता है अपने पास इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स भी इसको कहा जाता है। ये इंडिविजुअल पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ या पार्टनरशिप फर्म्स, उन पर ये लागू किया जाता है। तो इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाने वाला हूँ कि पर्सनल इनकम टैक्स की रिजीम में या स्लैब्स में क्या चेंजेस हुए हैं और वो किन पर्सन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और किन पर्सन्स को उसका क्या फ़ायदा होगा। इसके बारे में एक सेपरेट छोटी सी वीडियो जल्द ही आने वाली है। इसके बाद अपने जो टैक्स रेवेन्यू है उनमें और क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? फिफ्थ नंबर पर इंक्लूडेड है इसमें सर्विस टैक्स। जो अपना सर्विस सेक्टर है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर है, ऐसे किसी भी सेक्टर से अगर कोई इनकम, कोई टैक्स आ रहा है तो वो सभी टैक्स इंक्लूडेड होते हैं सर्विस टैक्स में। छठे नंबर पर इसमें कौन सा टैक्स आता है? टैक्सेस ऑन यूटीज़।
यूनियन टेरिटरीज पर सभी तरह के टैक्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगवाए जाते हैं और उन टैक्सेस से जो इनकम होती है वो भी टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होती है। इसके अलावा कुछ और भी टैक्स और ड्यूटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स है, वो भी टैक्स किस पर लगता है, लोगों पर लगता है, वेल्थ को लेकर लगता है और ये भी इंक्लूड होता है टैक्स रेवेन्यू में। अभी मैं इन सभी टाइप के टैक्सेस की जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ताकि आपको ब्रीफ ओवरव्यू हो जाए कि कौन सा टैक्स किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू में टोटल 7 तरह के टैक्सेस हैं: यूनियन एक्साइज, कस्टम्स, कॉरपोरेट, पर्सनल इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, यूटीज पर टैक्स और अदर टैक्सेस। तो इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। सेकंड टाइप के टैक्सेस जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू हैं उनमें क्या कुछ आते हैं, उनमें आते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और गवर्नमेंट को, किसी और देश को, किसी और संस्था को कोई लोन दिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर। इसके अलावा डिविडेंड हैं या प्रॉफिट्स हैं, ये भी इंक्लूड किए जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो अब डिविडेंड या प्रॉफिट क्या है? अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में, किसी कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट का कुछ शेयर है, तो उस शेयर को लेकर गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा उसको हम कहेंगे डिविडेंड। अगर कोई कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है, पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उस कंपनी से जो प्रॉफिट आएगा उसको भी हम इंक्लूड करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास है तीसरी टाइप की रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वो क्या है हमारे पास? अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो हैं उनमें क्या कुछ इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिस्कल सर्विसेज। फिस्कल सर्विसेज में क्या कुछ आएगा? फिस्कल सर्विसेज में सबसे पहले इंक्लूड होगा करेंसी, क्वाइनेज और मिंट। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक 500 रुपीज़ का नोट प्रिंट किया। इस नोट को प्रिंट करने पर गवर्नमेंट के खर्च हुए 100 रुपीज़। तो गवर्नमेंट के पास 500 रुपये का नोट छापने पर 400 रुपये जो बच जाते हैं, वो बचे हुए पैसे क्या हैं? क्वाइनेज, फिस्कल सर्विसेज पे या करेंसी की प्रोडक्शन पे बचने वाले पैसे हैं। इसी तरह से सिक्कों को बनाने पर भी गवर्नमेंट को कुछ पैसे जो बचते हैं वो सभी फिस्कल सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा फिस्कल सर्विसेज में इंक्लूड है अदर फिस्कल सर्विसेज। अदर फिस्कल सर्विसेज में क्या है? जो आरबीआई है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? जैसे कि हमारे देश ने किसी अन्य कंट्री, किसी इंटरनेशनल बॉडी से कोई कमिटमेंट की है किसी चीज़ को लेकर, तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने में कुछ जो रिसिप्ट्स इंडिया को रिसीव होंगी, आरबीआई को रिसीव होंगी, या आरबीआई जो पेमेंट करेगा वो सभी अदर फिस्कल सर्विसेज में इंक्लूड किए जाएंगे। सेकंड में आ जाएगा हमारे पास जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज पर जो भी रिसिप्ट्स होंगी, जनरल सर्विसेज में रिसिप्ट्स क्या 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 हो सकती हैं? जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई रिसिप्ट हुई, कोई उनके पास फीस के पैसे जमा हुए, या कोई भी और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस पर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ने कोई चीज़ें जब्त की, कहीं पर रेड में कुछ पेमेंट जो है मिली है उनको, तो वो सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? जनरल सर्विसेज में इंक्लूड होंगी। थर्ड में आ जाएगा हमारे पास सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी एरियाज से जो भी रिसिप्ट गवर्नमेंट को
मिलेंगी वो सारी कुछ किस में आएंगी, सोशल सर्विसेज में आएंगी। इसके अलावा क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या कुछ इंक्लूड होगा, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है इकोनॉमिक सर्विसेज के अंडर, एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड सर्विसेज, इरिगेशन है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं इनसे होने वाली इनकम जो है वो इकोनॉमिक सर्विसेज में इंक्लूड होगी। 5th नंबर पर होंगी ग्रांट इन एड। कोई भी ग्रांट इन एड आई है, बाहर से किसी संस्था ने, किसी देश ने हमें कोई ग्रांट दी है, कोई एड की फॉर्म में ग्रांट आई है, वो सभी अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट में इंक्लूड होंगी। तो यूटीज से आने वाली नॉन टैक्स रिसिप्ट वो भी सारी इसी तरह की होंगी और वो भी सारी इसी हेड में रखी जाएंगी। तो ये सारी थी हमारे पास टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होंगी। तो एक बार मैं दोबारा से ओवरव्यू कर देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी और अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होंगी। टैक्स रिसिप्ट्स में टोटल 7 हेड्स हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में टोटल 2 हेड्स हैं और अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में टोटल 6 हेड्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ, कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात करें, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकती हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं उनको 2 वे ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। तो 2 वे ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी रिसिप्ट्स जिनके बारे में जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि आपको एक बार मिलने के बाद आपको इसके बदले में कुछ नहीं देना है। आपने एक बार कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दी तो वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ से आपको रेगुलरली इनकम हो रही है तो वो होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। जो रिसिप्ट्स जो हैं ये किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई की जा सकती हैं, तो ये मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई की जा सकती हैं। जैसे अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, तो ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अगर कहीं से परमानेंट असेट का डिस्पोजल हो, परमानेंट असेट का डिस्पोजल हो, कोई कंपनी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने वो कंपनी बेच दी है तो उससे होने वाली रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आएगी। कोई लोन्स की रिकवरी है, कोई लोन हमारे पास या गवर्नमेंट के पास वापस आया है, लोन की अमाउंट वापस आई है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो फ्रेश लोन्स लेगी कहीं से, वो भी सारा कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोन्स का काफ़ी बड़ा पार्ट है इसमें, तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती हैं हमारे पास डेट कैपिटल रिसिप्ट, जिनमें हमने कोई लोन लिया, उस लोन से रिलेटेड हमारे पास रिसिप्ट्स आई हैं, और एक होंगी हमारे पास नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, तो जिसमें कोई भी किसी किस्म का लोन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो डेट कैपिटल रिसिप्ट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, इन 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट कैपिटल रिसिप्ट्स की। तो अगर डेट कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो ये लोन्स हैं और अदर लायबिलिटीज़ हैं। जब गवर्नमेंट किसी से लोन लेती है या वो अदर लायबिलिटी जिनके बारे में हमने पहले बात किया, स्मॉल सेविंग स्कीम का पैसा या पीएफ का पैसा या ऐसी ही और चीज़ें जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड थी, वहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा यूज़ किया तो वो सभी डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में इंक्लूड होगा। तो लोन्स को हम कहते हैं बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज़, इन दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोइंग की। तो ये जो बोरोइंग है, मनी जो है वो रेज की जाती है, प्रोक्योर की जाती है, मनी रिसीव की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट किसी से पैसा लेने के लिए बदले में सिक्योरिटी में
क्या कहती है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसकी सिक्योरिटी पर हम ये लोन ले रहे हैं। फ्यूचर में ये लोन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चुकाया जाएगा। तो लोन्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है वो देश के अंदर किसी संस्था से किसी जगह से बोरो कर सकती है, उसको कहा जाएगा इंटरनल बोरोइंग। और दूसरा जो है गवर्नमेंट देश के बाहर कहीं से बोरोइंग कर सकती है, उस चीज़ को कहा जाएगा एक्सटर्नल बोरोइंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल बोरोइंग की। तो मनी जो बोरो की जा रही है कंट्री के अंदर से ही, उसको कहा जाएगा इंटरनल बोरोइंग। तो इंटरनल बोरोइंग में क्या इंक्लूड होगा? इंटरनल बोरोइंग में इंक्लूड होंगे मार्केट लोन्स। इंटरनल बोरोइंग में इंक्लूड होंगे इंटरनल डेट्स। इंटरनल बोरोइंग में और क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? टी बिल्स। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंटरनल बोरोइंग क्या है, एक्सटर्नल बोरोइंग क्या है, और नॉन डेट जो रिसिप्ट्स हैं वो क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके बारे में सभी के बारे में हम इसकी सेकंड क्लास में डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, बजट में कौन कौन से फंड इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से साल इसमें इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर हमने रिसिप्ट्स की बात शुरू की और रिसिप्ट्स में हम रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स पे गए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से रेवेन्यू उसमें इंक्लूडेड हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स की आगे क्या कैटेगरीज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचा है कैपिटल रिसिप्ट्स की डिटेल, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट और टाइप्स ऑफ बजट, ये हम कंप्लीट करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल नीतिश एक्सप्लेन्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं।